शोभा देवी अपने दोनों बेटे धीरज और रवि के साथ मुंबई शहर के एक छोटे से घर में रहती थीं। उनके पति कुछ साल पहले गुजर चुके थे। शोभा देवी के बड़े बेटे धीरज की शादी नंदनी से 3 साल पहले हुई थी। नंदनी और धीरज का एक बेटा भी था, शुभ, जो अभी 1 साल का था। शोभा देवी के छोटे बेटे रवि के शादी की बात घर में चल रही थी। अगले कुछ दिनों में रवि की शादी हो गई। रवि की पत्नी नम्रता ससुराल आई। शोभा देवी अपनी छोटी बहू नम्रता को देखकर फूले न समाई। वो नम्रता से बहुत प्यार करती। नम्रता के आगे नंदिनी का वैल्यू शोभा देवी की नज़र में तो बिल्कुल नहीं था। नम्रता के आने के बाद शोभा देवी नंदिनी को सिर्फ काम करने वाली बाई से ज़्यादा और कुछ नहीं समझती। पर न तो ये बात शोभा देवी के बड़े बेटे धीरज को समझ में आती और ना ही नंदिनी को, कि आखिर माँ ऐसा हम लोगों के साथ क्यों कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था। जब से रवि की शादी हुई है तभी से माँ हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक धीरज की तबीयत बिगड़ने लगी। पर ना तो शोभा देवी को धीरज की तबीयत खराब होने की फिक्र थी और ना ही घर में किसी को भी। दिन प्रतिदिन धीरज की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। नंदिनी ने जब अपनी सासू माँ से धीरज की तबीयत के बारे में बताया कि माँ, दिन प्रतिदिन धीरज जी की तबीयत बिगड़ते जा रही है, इन्हें डॉक्टर के पास हमें ले चलना चाहिए, तो शोभा देवी ने डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र नहीं रह गई कि मैं सबको डॉक्टर के पास लेकर दौड़ूं। इस उम्र में तो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, पर मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे ही इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। नंदिनी ने कहा, माँ मेरा मतलब ये नहीं था कि आप चलें, पर आप रवि से कह दें कि वो धीरज को लेकर हॉस्पिटल जाए और साथ में मैं भी चली जाऊंगी। शोभा देवी ने कहा, बहू तुम भी क्या बात करती हो। रवि के पास इतना टाइम नहीं कि अस्पताल में जाकर 4 घंटे बिताए। तुम्हें जाना है तो जाओ। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। धीरज भी तो आप ही के बेटे हैं ना। जिस दिन रवि अपनी पढ़ाई कर रहे थे और उनकी पढ़ाई में जितना भी पैसा लग रहा था, धीरज जी कहीं न कहीं से बंदोबस्त करके उनके पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते। तब आपके मुंह से नहीं निकलता कि रहने दो धीरज, तुम अपने बारे में भी सोचो। और आज धीरज जी को जब आपकी और रवि की ज़रूरत है तो आप लोग मुंह मोड़ने लगे। यही कहकर नंदिनी धीरज को लेकर रोते हुए हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने धीरज को दवाई दिया और धीरज के ब्लड का सैंपल लिया और नंदिनी से कहा, अगले हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही हम बताएंगे कि आपके पति को हुआ क्या है। नंदिनी ने डॉक्टर से कहा, ठीक है सर। उसके बाद नंदिनी अपने घर चली आई। घर आने के बाद किसी ने भी धीरज की हाल जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर धीरज को हुआ क्या है। नंदिनी ने भी किसी को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि नंदिनी का दिल अपनी सास और देवर से पहले ही टूट चुका था जब उसने इन दोनों से धीरज को हॉस्पिटल ले जाने की मदद मांगी थी और ये लोग मना कर दिए थे। पर नंदिनी मन ही मन ये सोचकर परेशान हो रही थी कि जितना भी मेरे पास पैसा था वो सब आज ही खर्च हो गया। अगले हफ्ते जब धीरज को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तब पैसा कहाँ से आएगा। इसी सोच विचार के साथ अगला हफ्ता भी आ गया। नंदिनी के पास कुछ गहने थे, उसने गहने को बेच दिया और धीरज को डॉक्टर के पास लेकर गई। धीरज की रिपोर्ट आ गई थी। नंदिनी ने जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने जो ही नंदिनी को धीरज के बीमारी के बारे में बताया, ये सुनकर तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि धीरज की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। आपको जल्द से जल्द किडनी डोनर का बंदोबस्त करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर के मुंह से धीरज के किडनी खराब होने की बात सुनकर नंदिनी के आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू टपक रहे थे। नंदिनी की आंखों में आंसू देखकर शायद डॉक्टर को नंदिनी पर दया आ गई। डॉक्टर ने नंदिनी से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं। नंदिनी ने कहा, जी सर, जिसके पति की दोनों किडनियां फेल हो जाएं, उसे तकलीफ ही तकलीफ है और किडनी डोनर में बहुत पैसे लगेंगे, जो कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। और अगर मैं अपनी एक किडनी दे भी दूं तो ऑपरेशन में भी बहुत पैसे लग जाएंगे। डॉक्टर ने नंदिनी से कहा, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। नंदिनी ने कहा, नहीं सर, मेरे जैसा लाचार इंसान क्या बुरा मानेगा, बताइए क्या बात है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड के लिए किडनी डोनर का बंदोबस्त हो जाएगा, वो भी फ्री में। बस उसके बदले में तुम्हें अपनी कोख भेजनी पड़ेगी और तुम्हारे रहने खाने का भी इंतजाम हम करवा देंगे।
नंदिनी ने बहुत सोचा और डॉक्टर की बातों पर हामी भर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे मंजूर है। मेरे पति ठीक हो जाएं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं अपनी कोख बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कोख चाहिए किसको? डॉक्टर ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसी को चाहिए। नंदिनी ने कहा, पर जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक ये काम मैं नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, पहले तुम्हारे पति का इलाज होगा, तब ये सब होगा। नंदिनी ने अपने पति धीरज को इस बारे में बताया कि मुझे आपके इलाज के लिए अपनी कोख बेचनी पड़ेगी। धीरज नंदिनी की ये बातें सुनकर रोने लगा और बोला, नहीं नंदिनी, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगी, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। नंदिनी ने अपने पति धीरज से कहा, धीरज जी, जब हमारी और आपकी शादी हो रही थी तो फेरे लेते समय पंडित जी ने हम दोनों से क्या कहा था, क्या आपको याद नहीं? उन्होंने कहा था कि आज से तुम दोनों पति पत्नी हो और तुम दोनों कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो वही तो मैं कर रही हूँ। और कोख बेचना कोई गलत काम नहीं होता, बल्कि ये तो पुण्य का काम होता है। धीरज भी अपनी बीमारी से लाचार था। उसे भी अपनी माँ और अपने छोटे भाई रवि के रवैये का अंदाजा हो गया था और वो सोचने लगा, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा उस घर में किसी लावारिस से कम नहीं समझे जाएंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे नंदिनी का फैसला मानना पड़ा। नंदिनी ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई थी कि धीरज की दोनों किडनियां खराब है और उनके इलाज के लिए उसे अपनी कोख बेचनी पड़ रही है। अगले कुछ दिनों में नंदिनी अपने पति और बच्चे के साथ डॉक्टर के बताए मुताबिक एक फ्लैट में रहने चली गई। कुछ दिनों में नंदिनी के पति धीरज के किडनी डोनर का बंदोबस्त हो गया। धीरज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कुछ दिन बाद धीरज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से आने के बाद नंदिनी अपने घर नहीं गई, अपने पति और बच्चे के साथ दोबारा उसी फ्लैट में रहने चली आई। कुछ दिन बाद नंदिनी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और नंदिनी कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। नंदिनी के रहने से लेकर खाने पीने और हर छोटी बड़ी चीजों का इंतजाम डॉक्टर के उसी दोस्त ने करवाया था जिन्हें बच्चा चाहिए था। नंदिनी अपने पति और बच्चे के साथ उस घर में बहुत खुश थी, क्योंकि उस घर में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अभी धीरज का भी ट्रीटमेंट चालू था, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत गए। एक दिन नंदिनी की सासू माँ नंदिनी और अपने बड़े बेटे धीरज को ढूंढते ढूंढते आ गईं और नंदिनी के पेट में पल रहे बच्चे को देखकर उन्होंने नंदिनी से पूछा, पड़ोस वाले तो बता रहे थे कि धीरज की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इस स्थिति में तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? नंदिनी ने कहा, माँ जी, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने अपनी कोख 9 महीने तक किराए पर दी हुई है, तभी तो धीरज जी का इलाज हो पाया, वरना इनका बचना मुश्किल था। नंदिनी की सासू माँ ने ताने कसते हुए नंदिनी से कहा, अच्छा तो तूने वेश्यावृत्ति करना भी शुरू कर दिया? अपनी सासू माँ के मुंह से ये शब्द सुनते ही नंदिनी के गुस्से का पारा हाई हो गया और उसने कहा, माँ जी, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करें। आप लोगों को हमारी मदद नहीं करनी थी तो मत करिए। और आप धीरज जी को देखने नहीं आई, बल्कि हमारे जले पर नमक छिड़कने आई हैं। माँ जी, ये बच्चा कोई गलत तरीके से मेरे पेट में नहीं आया, बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। ये बच्चा ट्रीटमेंट के द्वारा मेरे पेट में आया है। अगर आपको मेरी बातों से तसल्ली नहीं तो जाकर किसी से पूछ लीजिएगा। और माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे और धीरज जी से जलती क्यों हैं, क्योंकि धीरज जी आपके सगे बेटे नहीं बल्कि सौतेले बेटे हैं। ये बात मुझे पड़ोस वाले उसी वक्त बता दिए थे जब मैं धीरज जी को लेकर घर से निकल रही थी, और शायद धीरज जी से आपने ये बातें छुपाई थी कि आप उनकी सौतेली माँ हैं, पर मैंने नहीं छुपाई है, मैंने उन्हें सब बता दिया, क्योंकि धीरज जी को ये सच्चाई जानना जरूरी था। सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपनी माँ के व्यवहार से इतनी तकलीफ नहीं होगी। पर अगर वो सच्चाई नहीं जानते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती कि उनकी खुद की माँ आखिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, अगर आप हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो आपसे विनती है कि ताने कसने यहाँ पर मत आइएगा। कुछ देर बाद शोभा जी वहाँ से चली आईं। कुछ दिन बाद नंदिनी ने एक लड़के को जन्म दिया और वो बच्चा जिसकी अमानत थी उन्हें दे दिया। डॉक्टर के दोस्त अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए और इस खुशी में नंदिनी जिस फ्लैट में रहती थी
उन्होंने वो फ्लैट नंदिनी को गिफ्ट में दे दिया। नंदिनी का जीवन शुरुआती में तो बहुत संघर्षमय था, पर अब वो अपने पति और बच्चे के साथ उस घर में बहुत खुश है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।